जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। हमने आपसे पहले भी कहा था कि गोदरेज एरोस्पेस की जो भूमिका है वो एरोस्पेस सेक्टर में लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी क्रम में आज भारत के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर ने मुंबई के विक्रोली स्थित गोदरेज एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का दौरा किया। उन्होंने एरो इंजन, एक्चुएटर्स और स्पेस सिस्टम की उन्नत निर्माण क्षमताओं की समीक्षा करी। इस दौरे का उद्देश्य था कि भारत के एरोस्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना। दौरे में रक्षा बलों और निजी उद्योगों के बीच में सहयोग की भूमिका पर जोर दिया गया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर ने इंजीनियरिंग और जो इंडियनाइजेशन की सराहना की, और ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करी। आपको बता दें कि गोदरेज एरोस्पेस ऑलरेडी कावेरी इंजन को सप्लाई कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में जो एमका इंजन निर्माण की जिम्मेदारी है वो भी गोदरेज एरोस्पेस के ऊपर ही होगी, और उसमें भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डीआरडीएल लैब ने 9 मई 2026 को स्वदेशी स्क्रैमजेट कंबस्टर का 1200 सेकेंड तक सफल टेस्ट किया था। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट था, और ये टेस्ट भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। स्क्रैमजेट इंजन मैक 5 से ज़्यादा गति पर बिना मूविंग पार्ट्स के हवा को कंप्रेस करके फ्यूल के साथ कंबशन करता है। अब डीआरडीओ का प्लान ये है कि इस तकनीक के आधार पर भविष्य में 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये विकसित की जा सकती हैं। देखिए, संभावित अगर हम रेंज के अनुमान की बात करें तो मैक 5 पर तकरीबन 2058 किलोमीटर की दूरी वाली मिसाइल देखने को मिल सकती है। मैक 6 की स्पीड पर तकरीबन 2400, और मैक 7 या उससे ऊपर की स्पीड में 2800 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी ये तय कर सकती है। और ये उपलब्ध पहले के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कार्यक्रम से आगे एक बड़ा कदम माना जा रहा है, और डीआरडीओ भी इस समय इस टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी गंभीरता के साथ काम करने में लगा हुआ है। यानी स्पष्ट है कि भविष्य में हमें बहुत सारी लॉन्ग रेंज की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। भारतीय वायुसेना ने डीआरडीओ की जो नज्म एसआर यानी नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है उसके एयर टू सरफेस स्ट्राइक वेरिएंट में रुचि दिखाई है। हाल ही में सी किंग मार्क 42B हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइलों का सफल साल्वा मोड पर परीक्षण किया गया था, जिससे इसकी गाइडेंस और समन्वित क्षमता जो है ये साबित हुई थी। और इस मिसाइल ने पुराने सी ईगल सिस्टम की जगह लेने के लिए अपने आप को काबिल भी दिखाया है, और आधुनिक समुद्री युद्ध के लिए ये डिज़ाइन करी गई है। अब इसमें जो है इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा है, जो दुश्मन के जैमिंग और डिकॉय से बचते हुए लक्ष्य को थर्मल सिग्नेचर से पहचान सकता है। मिसाइल ह्यूमन इन द लूप डेटा का लिंक सपोर्ट करती है। इससे ऑपरेटर उड़ान के दौरान लक्ष्य बदल सकता है या हमला रोक सकता है। इसमें इंडिजिनस एफओजी बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और रडार अल्टीमीटर है, जो इसे समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ने में सक्षम बनाते हैं, जिससे दुश्मन से रडार से बचाव होता है। अब भविष्य में इसे MS-60 सी हॉक जो है उसके अलावा ALS ध्रुव और LCS प्रचंड जैसे प्लेटफॉर्म से भी ऑपरेट करने के लिए एकीकृत किया जा सकता है, और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने इसको लेकर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लैंड रोवर डिफेंडर 110 और 130 पर आधारित एक स्पेशल यूटिलिटी मिलिट्री व्हीकल पेश करी है, जिसे भारतीय सेना की फर्स्ट कॉन्टैक्ट जरूरतों के लिए बनाया जा रहा है। इसका उपयोग रिकॉनेसेंस, क्विक रिएक्शन टीम और स्पेशल ऑपरेशंस में हो सकता है। मुख्य बातें यह हैं कि ये वाहन हल्के पेट्रोल व्हीकल और भारी आर्मर्ड व्हीकल के बीच में एक ब्रिज प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाएगी। इसमें मॉडुलर बोल्ट ऑन आर्मर होगा, जिसे स्टेनैग लेवल 1 और 2 तक बढ़ाया जा सकता है। इससे प्रोटेक्शन और मोबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाया जाएगा। ज़्यादा आर्मर लगाने से वजन बढ़ेगा, जिससे ऑफ रोड परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। सेना इसकी ब्रेकिंग, रोल ओवर सेफ्टी और सस्पेंशन ड्यूरेबिलिटी का परीक्षण करेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लेगी। इसमें 3 लीटर का D300 इनलाइन 6 इंजन दिया गया है, जो लगभग 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है, और ये हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में उपयोगी माना जा रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का फोकस एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी पर भी है। वाहन में सेंसर, रेडियोज, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज और रोड कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकेगा। पैरा SF और क्विक रिएक्शन जो टीम होती है, इनके यूनिट्स के लिए इसकी एडजस्टेबल राइड हाइट, टेरेन मैनेजमेंट और लगभग 900 mm की जो वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। भारतीय वायुसेना ने अपने विजन 2040 को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है, और उन्होंने कहा कि 2040 तक वो अपनी फाइटर फ्लीट का तकरीबन 60% हिस्सा स्वदेशी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत तकरीबन 454 स्वदेशी लड़ाकू विमान शामिल होंगे, और स्क्वाड्रन संख्या बढ़कर 42 तक ले जाने का लक्ष्य है। आगे चल के ये नंबर्स 50 को भी टच करेंगे। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी होने वाली है तेजस और एम का प्रोग्राम। तकरीबन 180 तेजस मार्क 1 अल्फा
और जो दूसरे पुराने 40 विमान तेजस के हैं वेरिएंट मार्क 1 ये सेवा में रहेंगे। और इसके अलावा 138 तेजस मार्क 2 शामिल करने की योजना भारतीय वायुसेना ने करी है। पहले ये नंबर जो थे वो 120 के थे, लेकिन अब इन्हें 138 कर दिया गया है और संभावित है कि आने वाले भविष्य में ये 200 के मार्क को पार करेंगे। कुल तकरीबन 96 से लेकर 100 एमकाव फाइटर जेट्स भी इस समय इंडियन एयरफोर्स के रडार पर हैं। यानी इंडियन एयरफोर्स स्वदेशी तकनीक पर ज़्यादा भरोसा दिखा रही है, लेकिन अभी ये रास्ता हमारे लिए सुगम नहीं है। फिलहाल तो हम सबको तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान का इंतजार है और एमका के प्रोटोटाइप रोल आउट का, और उसके बाद देखेंगे टाइमलाइन क्या होती है, कितना समय लगता है, और उससे के अनुरूप ही भारतीय वायुसेना निर्णय करती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।